मुझे अपनी बेटी पर गर्व था। मेरी बेटी का नाम माला था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती, मैं भी चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन हम लोग गरीब थे। फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे हमने डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि इसके बाद वह पूरी तरह डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसीलिए नए डॉक्टरों को ज़्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल का काम है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तुम घर नहीं आओगी बेटा, तब तक मैं परेशान रहूंगी। वह मेरी इकलौती बेटी थी, मेरे दो बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी बुआ रहती थी, वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा कि माँ, मैं ड्यूटी नहीं बदलवा सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है, आप माँ परेशान मत होना। अस्पताल में मैं अकेली थोड़ी रह होती हूँ, और भी लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया। मैंने कहा मसला क्या है, लेकिन वह बड़ी जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी लें, और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे भी बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोज मुझे फ़ोन करती थी, पर आज उसका फ़ोन नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई, मेरा दिल कांपने लगा कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया वह मैं ही जानती हूँ, लेकिन इसके बाद उसका फ़ोन भी हमें नहीं दिया गया। और उसकी एक दोस्त थी जिसने हमें बताया कि माला की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है, और जब हमारे घर आई तो उसको उसके फ़ोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया तो मेरे पैरों नीचे ज़मीन खिसक गई थी, और पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा था, एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ आप मुझे एक सवाल का जवाब तो दे कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसे रोकना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए। ये तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वह कहीं खो गई। मैंने कहा माला खाना खा लो। कहाँ खो गई है, देख आज तेरी पसंद का बेटा मैंने खाना बनाया है, दाल भात बनाया है। उसको ये खाना बहुत पसंद था और वह देखते ही खुश हो जाती थी, लेकिन आज कहीं खोई हुई थी। जब मैंने बार बार पूछा तो कहने लगी, माँ अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसको रोकने की आपके अंदर ताकत भी ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। मैंने कहा तो फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो भगवान उसका साथ देता है। पर तू किस बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है बेटा। कहने लगी, माँ कोई बात नहीं है, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की बात चल रही थी तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और फिर वह तो डॉक्टर बन रही थी, बस मैं चुप करके सुन लेती थी। लेकिन जब भी मुझसे मेरी बेटी कोई बात पूछती तो मैं उसका जवाब अच्छी तरह से देती थी, तरीके से देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था, हम लोग बड़े गरीब थे, इसके उसके लिए मैंने अपना जेवर बचा कर रखा था और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी बेटी और अच्छी इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी कि मुझसे टकरा गई। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, सब अच्छा तो है ना। उसने कहा एक लड़का खड़ा है इसमें, तो मैंने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा। तो उसने कहा माँ आप समझ नहीं पा रही हैं, वह रोज यहाँ पर आता है और हमारे घर की तरफ देखता है, जैसे ही मुझे देखता है दूर दूर से मुस्कुराता है, पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा जब तक वह दूर खड़ा है वह कुछ भी कर सकता है, हम उसे रोक भी नहीं सकते। अगर वह तुम्हें कोई बात कहे
तो तुम उसके मुंह तोड़ देना। उसने कहा ठीक है, और वह बालकनी में खड़ी थी। जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया, और दूर से ये सब मैं देख रही थी खड़े होकर। और पहले वह लड़का बोला, फिर माला ने कुछ कहा, और फिर माला ने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह फिर हाथ रखकर एक तरफ को चला गया, और माला अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, ये लड़का कौन था, मेरी बेटी को उसने क्या कहा, आज उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। जब शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का कौन था बेटा? उसने कहा, माँ वह बुरा लड़का नहीं था। तो मैंने पूछा, तो फिर तुमने तो उसे थप्पड़ क्यों मारा? माला ने कहा, जब मैंने थप्पड़ मारा तब मुझे बाद में पता लगा कि वह बुरा लड़का नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आया था। तब से उसने मुझे देखा था कि उस लड़के ने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वरना किसी और तरह से भी कह सकता था। लेकिन उस समय तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो उसने पीछे से ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, बेटा क्या बात कही? तो कहने लगी, उसने कहा था कि चाहे तुम मुझे रोज़ थप्पड़ मारो, मैं फिर भी रोज़ तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा। जब तक मैं नहीं देखूंगा मेरा दिन नहीं गुजरता। ऐसी बात तो कोई वही कर सकता है ना माँ, जो सच्चा प्रेम करता हो। मैंने कहा, बेटा तुम अभी बहुत मासूम हो। जो मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतें किन बातों से खुश होती हैं। इनको बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। अगर इतना ही दम है उसमें तो उसको कह देना कि मेरे घर रिश्ता भेज दे। उसने कहा, ठीक, ये बात तो बिल्कुल ठीक रहेगी। पर माला कहने लगी, ऐसे कैसे वह रिश्ता भेज दे? और अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगी? मैंने उसे समझाया कि हाँ मैं मानूंगी, लेकिन अगर वह इस काबिल हुआ तब। हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी नहीं कर देंगे बेटा। अब माला रोज वहां से गुजरती थी और वह पहले से ही खड़ा होता था। उसे कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को देखते थे। माला के अंदर मुझे कुछ तब्दीली नजर आने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब भी वहां से गुजरती थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी। और आजकल वह काफी तैयार होकर जाती थी। पहले वहां पढ़ाई करती थी, इसीलिए कभी तैयार होकर नहीं गई कि स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाजत नहीं है। और उसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो उसको जानता नहीं था। तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती हो, लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था। इसीलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया था, क्योंकि वह हमारे घर के सामने रहता था। इतना तो पता होना चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे से पता करवाया मैंने। उसने कहा था कि माँ इसका नाम राम है और ये सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले वाले उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैं कहीं ये भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। लेकिन ये बेटा यहाँ क्या करता रहता है? किसी और के बारे में पता करके आ गया हो। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। माला अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए चाय लेकर आई तो मैंने भी ये सब देख लिया। मुझे कहने लगी कि माँ देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है और ये कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम क्यों इतना सोच रही हो, ये तो उसकी अपनी मर्जी है। तुम अपने कमरे में आकर बैठ जाओ, बाहर मत खड़ी हो। लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। वैसे प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन आप सही फैसला नहीं कर पाते और फिर आपकी सारी जिंदगी खराब हो सकती है। इसीलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए।
हमारे परिवार और जानने वाले मेरे ऐसे लोग थे जो माला से शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब से उनको पता लगा था कि माला डॉक्टर बन गई है, हमारे छोटे से शहर में से डॉक्टर बनना आसान बात नहीं थी। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए थोड़ा फायदा भी हुआ था क्योंकि माला को स्कॉलरशिप मिली थी, वरना सारी फीस अपने पास से देना हमारे बस की बात नहीं थी। फिर अभी भी हमारे ऊपर बहुत कर्ज था क्योंकि फीस तो हम दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में माला हम सबके लिए हमारा भविष्य थी क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सबकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके भाई छोटे थे, बड़े नहीं थे, उसने ही अपने भाइयों के लिए सब कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रिश्ता करना चाहती थी जो उसको हमसे दूर नहीं बल्कि माला से बहुत ज़्यादा प्रेम करे। माला ने मुझसे कहा मेरे जीवन साथी के बारे में बात है। मैंने कहा कि हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है, और मुझे समझ आ रहा था कि क्या कहने वाली थी। लगता है राम ने उसके दिल में जगह बना ली थी और मुझे ये कहने वाली है कि राम के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना। लेकिन कहने लगी हमेशा जो जगह आपकी और पापा की और मेरे भाइयों की है वह किसी की भी नहीं है, और मैंने जो बात करनी है, जैसे ही उसकी अस्पताल से कॉल आई थी वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। वह अस्पताल से कॉल थी, वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए बुला रहे थे, शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने कहा कि तुम बेटा डे ड्यूटी भी करोगी और नाइट ड्यूटी भी करोगी तो थक जाएगी नहीं। तो कहने लगी नहीं, एक ही दिन की तो बात है माँ, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना माँ, मैं कल सुबह पहले टाइम वापस आ जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ ले ले और फ़ोन को चार्ज कर लेना और अच्छे से खाना भी खा लेना, तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना। तो कहने लगी कि हाँ मिलता है, और घर से जा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने अपनी बेटी को पुकारना चाहा लेकिन नहीं पुकारा, क्योंकि कहते हैं जब कोई जा रहा हो तो उसके पीछे से नहीं बुलाते हैं। उसने कहा था कि जरूरी बात मुझे करनी है वह मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि आराम से करने वाली बात है। अपने काम पर चली गई और मैं अपने कामों में लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफा फोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा ज्यादा काम है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खा लिया ना माँ? तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी उसको बताया कि खाना खा लिया है, बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। उसने कहा कि आप सुकून से सो जाओ माँ, सुबह मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सो गई। और मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। माला सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे खत्म होती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए 1 घंटा लगता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी क्योंकि फिर वह शाम तक सोती थी। मैंने उसे कहा था कि आप ही मुझे जगा दे, अब मैं खाना निकाल कर दे दूंगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट में खाना निकाल कर उसको गर्म किया और अपनी बेटी माला के कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो मैं हैरान रह गई। वह तो यहाँ पर थी ही नहीं और कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था।
मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देर हो गई। मैं बाहर गई तो आज वह लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हुई, क्या आज वह पीछे क्यों नहीं खड़ा है? इस समय खड़ा होता है क्योंकि उसको भी पता होता है कि माला इस समय आती है। माँ हूँ ना, माँ के दिमाग में तो ऐसी ही बातें आती हैं कि माला कहीं बीमार तो नहीं हो गई, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। मुझे पूरा यकीन था माँ के दिमाग में ऐसी ही बातें आती हैं कि माला उसी के बारे में बात करने वाली थी। और मैं अभी से ही सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता करना चाहिए या नहीं। 2 घंटे इसी तरह गुजर गए, माला नहीं आई तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतजार करने लगी कि कब फोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी। और मैं ये भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय खत्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे अस्पताल के बारे में बताती रहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता, चाहे वह सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर। आज सबको अपने पैसे की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में देर कर ही देता है। मैं उसे कहने लगी कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो बेटा, बाकी सबको भगवान को अपना मुंह दिखाना है। मैं तुम्हें अपना पर वह कहती थी, लेकिन उनकी वजह से मेरे कामों पर भी असर पड़ता है। मैंने फिर से फोन किया, घंटी जा रही थी लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपनी बेटी के लिए फोन किया और उसने मेरा फोन ना उठाया हो। अब मैंने उसकी दोस्त का नंबर मिलाया, वह भी फोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी, अब इसके अलावा तो मेरे पास और किसी का नंबर नहीं था, मैं किसको फोन करती। फिर उसकी दोस्त ने फोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा माला कहाँ है, मैं फोन नहीं उठा रही है। तो उसने कहा कि हम भी उसे तलाश कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ आंटी, असल में माला कहीं नहीं मिल रही है। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद वह कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी, आप परेशान मत होना आंटी। नहीं हो, मैंने कहा अच्छा अस्पताल तो बहुत बड़ा था, एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ ही कॉलेज था। मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। वह बोली ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज में परेशानी महसूस हुई, पता नहीं बात क्या थी। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर फोन किया, फिर कहा माला से बात करवा दो। तो उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक नहीं मिली है और अभी वह बात कह रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई है। क्या हो गया? उसने मुझे कहा आप जल्दी यहाँ आ जाएं आंटी। मैंने कहा कहाँ पर, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो सही में मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा माला मिल गई है। मैंने कहा अच्छा मिल गई है, कैसे है? जो मैंने पूछा क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आया था। तो वह रोते हुए कहने लगी बस अब आप आ जाइए आंटी। मैं सोच रही थी कि अगर ये लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे, मैं घर से निकली, सामने राम भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में भी अपनी बेटी को फोन कर रही थी, अगर मैं मिल गई थी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्योंकि बेल तो जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उसका फोन बंद हो गया था। फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अस्पताल पहुंची तो वहां पर अजीब सा माहौल लग रहा था। अस्पताल में भीड़ तो होती ही है, बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा। ये सब बात तो सामान्य थी, लेकिन ये मुझे देखकर लोग अजीब नजरों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छिपाई जा रही है, जैसे कोई ऐसी बात है जो इन सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं परेशान तो थी, पर मैं कभी कभी यहाँ आई थी। उसने मुझे तकरीबन अपने सारी दोस्तों और टीचर से और सीनियर डॉक्टर से भी मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा माला इस टाइम कहाँ होगी डॉक्टर माला? तो उसने कहा आप दूसरी मंजिल पर चली जाएं, उसको पता चल जाएगा। ये बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर चली गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग। अजीब सा शोक डाला हुआ था।
पाव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में अपनी चीज बांटी जा रही थी, या फिर कोई बड़ी बात हुई है जो ये सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। मुझे माला की दोस्त ने देखा तो रोती हुई मेरे पास आई और कहा, ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहाँ पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करती। मैंने कहा, क्या कह रही हो तुम? हुआ क्या है? माला कहाँ है? तो उसने मुझे एक ही लाइन में बताया, माला अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने ये बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे दिल तक ये बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आया। उसने कहा, आप हैं डॉक्टर माला जी की मम्मी? उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहेंगी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी। तो मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप 20 लोग थे? मेरी बेटी अकेली और वह 20 लोग थे। मेरी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने वह मुझे पहले ही बता चुके थे, लेकिन अब मुझे समझ आई थी कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे बस दूर से माला की एक झलक दिखाई गई और उसके बाद मुझे पीछे कर लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता चल गया था कि क्या लग रहा है कि माला की माँ आ गई हैं। उन लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसको कोई मरीज बुलाने के लिए आया था। देखो, फिर हम लोग उसे सुबह ढूंढते रहे, तलाश करते हुए हमें नहीं मिली और फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें ऐसी हालत में मिली। हमें लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाले 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता और वह अब इस दुनिया में नहीं है। लगता है उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे आपकी बेटी ने लगता है अपने दोस्त को बुलाया था और मामला खराब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते और जो बॉडी की हालत थी वह हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिरी रीति रिवाज किए गए, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश मेरी बेटी के लिए खड़ा था। सब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे हमें ये पता चले कि क्या हुआ था। अस्पताल वालों ने रिपोर्ट जारी की थी। उसमें लिखा था कि डॉक्टर माला ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी, घर से हंसती हुई निकली थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है? वह डिप्रेशन में नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ कुछ मसला नहीं था। हमने कहा था कि उसका फोन कहाँ है, वह हमें दे दें, उसका बैग वगैरह दे दें। उन्होंने हमें सारी चीज वापस कर दी। उसकी चीज ऐसी थी जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें माला का फोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे ये सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने फोन का क्या करना था जब खुद कह रहे थे कि माँ आत्महत्या की है? तो फिर सबूत किसको दिखाना था? बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन हमें नहीं दिया। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी। किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उसका फोन हमें नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से मैंने राम को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता नहीं था कि माला के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी।
तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था, बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उसे कोई पूछताछ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी मैं नहीं जानती हूँ कि एक तो मेरी जवान बेटी कि जिसको मैंने मुश्किलों से डॉक्टर बनाया इस दुनिया से चली गई है, और ये जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं पूरी पूरी रात रोती रहती थी जब सब लोग इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन जो मेरे लिए मेरे साथ हुआ था वह कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए इंसाफ को क्या हो सकता है? क्या मुझे मेरी बेटी को वापस लाकर दे सकते था? एक हफ्ता गुजर गया तो माला की दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि मुझे माला की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद माला ने उस वक्त ये वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने भी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी और डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कोई कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया मेरे पास माला की आखिरी वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास और कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी थी, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सके। सभी माला को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये वीडियो उस पल की है जब वह सब लोग वहां से चले गए थे। माला खाकर कह रही थी वह जिंदा थी और उसने ये वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी थी। शायद उसने इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसीलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा कि क्या कोई आपके पास वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले बहुत बुरा कर रहे हैं, मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत से बुरे काम हो रहे हैं। अस्पताल में थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ मुझे माफ कर देना और राम से भी कहना कि मुझे माफ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं बच सकूंगी, कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। परेशान मत होना और तुम लोग माँ का बहुत ख्याल रखना। आखिरी में उसने कहा, मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम सब मेरे लिए बहुत खास हो। जहाँ भी रहूंगी तुम सबको याद करती रहूंगी, मेरे लिए उदास मत होना। ये वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। माला की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ ना कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि राम ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि माला के साथ इतना बुरा हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। ये खबर सुनकर हमें और भी ज्यादा बुरा लगा। राम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसका मतलब कि वह माला से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि माला इस दुनिया में नहीं है तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना होने वाला है, लेकिन असली मुजरिमों तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मुझे तसल्ली दी है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजरते जा रहा है और वह लोग जो सब इस सब के लिए जिम्मेदार हैं अभी तक पकड़े भी नहीं गए। आपको क्या लगता है कि माला को इंसाफ मिल जाएगा? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
राधे राधे।